हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ हर्षल कोरे। आज हम शुरू करने वाले एग्रीकल्चर का पार्ट 4, एग्रीकल्चर चैप्टर, जो कि ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उसका हम पार्ट 4 शुरू करने वाले। लेट्स स्टार्ट। हमने पार्ट 3 तक कंप्लीट किया था। तो पार्ट 3 तक क्या क्या है? एग्रीकल्चर, अ इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर कंट्री, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, फूड क्रॉप्स, टाइप्स ऑफ फूड क्रॉप्स, रबी, खरीफ एंड ज़ैद, horticulture, grains, coarse grains, millets, grains, pulses, maize, sugarcane, oil seeds, coffee, tea and horticulture, fruits, vegetables, non food crops, ये भी कंप्लीट किया हमने। कॉटन, जूट, सिल्क, देन टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, ये भी कंप्लीट किया था हमने। और लैंड डेवलपमेंटल प्रोग्राम भी हुए थे। अब यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर। लेट्स स्टार्ट। मैं ज़रा साइज छोटा कर देता हूँ। एग्रीकल्चर हैज़ बीन द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी थ्रू इट्स शेयर इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, जिससे हमारी डेवलपमेंट कितनी है, हम कितने रिच है। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये एग्रीकल्चर एक बैकबोन है। मतलब क्योंकि जो ज़्यादा से ज़्यादा 60%, 50%, 60% लोग हैं, वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैज़ रजिस्टर्ड और डिक्लाइनिंग ट्रेंड फ्रॉम 1951 ऑनवर्ड्स। ये जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर भी डिक्लाइन हो रहा है। जो फार्मर्स है वो सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें सब्सिडी अच्छी तरह से नहीं मिलता। सब्सिडी क्या है, हम आगे देखने वाले हैं। नाउ एफर्ट्स टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को और अच्छा और डेवलप और मॉडर्नाइज करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स लिए हैं, चलो देखते हैं। फर्स्ट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR। मतलब हम साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स जो चूज़ करते हैं हम 10th के बाद, वो उसमें ICAR मतलब एग्रीकल्चर की स्टडी भी होती है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ होते हैं। वेटरनरी सर्विसेज एंड एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स, मतलब जब हम ये कोर्स करते हैं तो हमें यहाँ सर्विस मिलती है। एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स में बहुत अच्छी है। एग्रीकल्चर पर भी यूनिवर्सिटीज़ बनाए गए हैं। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, हॉर्टिकल्चर भी डेवलप, मतलब जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का डेवलपमेंट, ग्रोइंग डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इम्प्रूविंग द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब जो रूरल एरिया से वहाँ पे कमर्शियल फार्मिंग नहीं होती, वहाँ पर सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है, वो भी प्रिमिटिव। क्यों? वहाँ पे फर्टिलाइजर्स नो यूज़ करते, वहाँ पे HYV सीड्स नो यूज़ करते। तो ये जो रूरल एरियाज है उसे इम्प्रूव करने के लिए ये एफर्ट्स बनाए गए हैं। देन चैलेंजेस फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन। अब देखो, इंटरनेशनल कंपटीशन में एग्रीकल्चर को क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, ये देखते हैं हम अब। रिडक्शन इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, जो हमारी सेविंग्स हम इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पे रिडक्शन आया है। फार्मर्स आर विड्रॉइंग देयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर, मतलब फार्मर्स जो है वो एग्रीकल्चर पर पैसा डालने के अच्छा वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर उनके लिए कुछ अच्छा कमाता नहीं, वो सुसाइड कर रहे हैं। ये भी एक इफेक्ट है, ये चैलेंजेस है। रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैव इम्प्रूव्ड डेट्रीमेंटल टू एग्रीकल्चर, मतलब जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है वो एक्सपोर्ट होने का थोड़ा रिड्यूस हुआ है, ये जो चैलेंज है। सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर्स इज डिक्रीज्ड लीडिंग टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो सब्सिडी है ये डिक्रीज हो रही है। तो सबसे पहले ये सब्सिडी क्या है, चलो देखते हैं। सब्सिडी जो है, मतलब अगर जो फार्मर है उसका एक प्लॉट लैंड है, एग्रीकल्चरल प्लॉट है, वहाँ पे अगर उसने ग्रो किया है, राइस ग्रो किया है, वीट ग्रो किया है कुछ तो, लेकिन कुछ तो डिसीज, महामारी की वजह से या फिर ह्यूमिड क्लाइमेट की वजह से, अनफेवरेबल वेदर की वजह से, ये जो उसका पीक है, ये जो उसके ग्रेन से उसका जो कमाया है, मतलब जो ग्रेन हो, वीट हो,
वो सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर वो डिस्ट्रॉय हुआ तो फार्मर्स कैसे चलाएगा अपना जो घर है, वो कैसे चलाएगा, खाने खाने के लिए क्या करेगा। सो ये जो सब्सिडी है, ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट वो प्रोवाइड करती है फार्मर्स को कि अगर आपका कुछ नुकसान हुआ डिसीज़ की वजह से, क्लाइमेट की वजह से, तो अगर आपको 100% मतलब 100% जो मिल रहा है उस फार्म से, उसकी वजह से 90% गवर्नमेंट देगी। मतलब वो जो नुकसान है वो सब गवर्नमेंट पे करेगी, क्योंकि जो फार्मर्स है वो अपना घर संभाल सके। ये दो चैलेंजेस थे। हाँ, चैलेंजेस क्या है, हमने सब्सिडी देखा, लेकिन सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर्स डिक्रीज्ड। मतलब जो फर्टिलाइजर्स है वो बहुत महंगे हैं। अगर वो महंगे हैं तो वो जो गवर्नमेंट है वो खुद सेल करके फार्मर्स को प्रॉफिट, मतलब फार्मर्स को कम दामों में बेचेगी। ये है चैलेंजेस। और ये जो चैलेंजेस है सब्सिडी, ये कम हो रही है। जो गवर्नमेंट है वो अब ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है एग्रीकल्चर पर। ये है चैलेंजेस। So let's see food security. What is food security? We already learned this in 9th standard. What is food security? Buffer stock, public distribution system. फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। In order to ensure availability of food to all sections of society, our government carefully designed a national food security system. मतलब वो जो फूड है एग्रीकल्चर से बनता है, वो सबको, सब हमारी जनता को अच्छे से प्रोवाइड हो, अच्छे से इंश्योर हो, इससे फूड कहते हैं फूड सिक्योरिटी। बफर स्टॉक मतलब हमें पता है जब भी कैलेमिटीज आते हैं, डिसीजेस आते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज आते हैं, तो हमारे पास फिर भी स्टॉक होता है। फॉर एग्जांपल इन कोविड-19 देयर इज आल्सो नो एनी प्रॉब्लम ऑफ फूड, इट इज़ कॉल्ड बफर स्टॉक। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मीन्स जो गरीब है, जो बिलो बीपीएल कार्ड है उनके पास, बिलो पोवर्टी लाइन, उनको भी वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब उन्हें कम दामों में रेशन देंगे, क्योंकि वो भूखा ना मर सके, इसलिए उन्हें कम दामों में डिक्रीजिंग प्राइस में दे सके फूड। ये है फूड सिक्योरिटी के कुछ कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फूड सिक्योरिटी पॉलिसी। ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं फूड सिक्योरिटी के। एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स टू द कॉमन पीपल एट अफोर्डेबल प्राइस। मतलब जो मिडिल क्लास है उन्हें भी थोड़ा अफोर्डेबल प्राइस में चाहिए ना। एनेबल टू पुअर टू एक्सेस फूड, पुअर को भी चाहिए। फोकस ऑफ पॉलिसी ऑन ग्रोथ इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ऑन फिक्सिंग द सपोर्ट प्राइस। हाँ, तो वो जो प्राइस है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अगर कांदे बहुत बढ़ गए, मतलब सब फार्मर कांदे है प्रोड्यूस करने लगे, प्याज, ओनियंस, और उनकी कीमत तो कुछ भी नहीं रहेंगी, उनकी डिमांड कुछ भी नहीं रहेंगी, तो उनकी जो प्राइस है वो बहुत कम हो जाएंगी। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उससे क्या होता है, कांदा मतलब जो ओनियन है कितने भी बढ़े, लेकिन उसकी प्राइस जो वो क्वांटिटी है, क्वालिटी है, उससे कम नहीं होगी। अगर उससे कम हो गई तो फार्मर्स अपना जीवन कैसे जिएगा, इसलिए इसे बोलते हैं प्रोडक्शन ऑन द फिक्सिंग सपोर्ट प्राइस। FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वी ऑलरेडी लर्नड इन फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, poverty, is responsible for procuring food grains, whereas distribution, वो जो PDS सिस्टम है, PDS, ये कहाँ से, FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे डिपेंड करती है वो जो PDS सिस्टम है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है एग्रीकल्चर पर। एग्जाइटिंग फ्रॉम द टाइम ऑफ कॉलोनाइजेशन, मतलब जो हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो ब्रिटिश टाइम से, ब्रिटिश जब से आए हैं उससे हमारी एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस चालू है। इन 19th century, when European traders came to India, that time too Indian spices were exported to different countries of world. हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, फर्स्ट या सेकंड लेसन में आई थिंक, जो है वो फ्रांस को कमोडिटीज़ देते हैं, लाइक टी, कॉफ़ी,
टोबैको एक्सेट्रा, ये जो है 19th सेंचुरी से ही हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं स्पाइसेस ये डिफरेंट कंट्रीज में, ज़्यादा से ज़्यादा यूरोप में. Farmers of South India were encouraged to grow spice crops. Yes, we already learned that Portuguese come into the South India for spices. Spices is very famous in South India. These are the globalization in agriculture. Let's move ahead. Challenges क्या है एग्रीकल्चर पर? फिर से वही challenges. First challenges, the farmers in India been exposed to new challenges. हाँ, our agricultural products are not able to compete. 1 minute में यहाँ पे zoom करता हूँ इसे. Not able to compete with developed countries because of highly subsidized agriculture. वो जो सब्सिडी है, सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर है, वो डिक्रीज हो रही है, इसलिए हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो कम दामों में दूसरे कंट्रीज में बेच रहे हैं. इंडियन एग्रीकल्चर फाइंड्स इटसेल्फ क्रॉसवर्ड, ये उन्हें परवड नहीं रहा, मतलब उन्हें अफोर्ड नहीं कर रहा. ग्रीन रिवॉल्यूशन कॉज डिग्रेडेशन ड्यू टू ओवर यूज ऑफ, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसकी वजह से वहाँ पे केमिकल, ड्यू टू लॉट ऑफ केमिकल्स, जो सॉइल का फर्टिलिटी लूज हो रहा है, उसे कहते हैं डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल ड्यू टू ओवर यूज ऑफ केमिकल्स. ग्रीन रिवॉल्यूशन इज द की वर्ड टूडे. Organic farming is much in vogue today because it is practiced without factory made. हाँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसकी बहुत डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि जो केमिकल्स है उससे कैंसर हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, और इसलिए जीन रिवॉल्यूशन मतलब हमें पीपल मतलब पर्सन को भी बचाना है और हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी हायर चाहिए. तो ऐसे कैसे होगा, ये तो नामुमकिन है. सो ऑर्गेनिक फार्मिंग की भी डिमांड चल रही है बिकॉज इट इज़ प्रैक्टिस विदाउट फैक्ट्री. मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो ऐसे फार्मिंग जहाँ पे विदाउट एनी केमिकल्स, विदाउट एनी फैक्ट्री, विदाउट एनी पेस्टिसाइड्स यूज़ की जाती है, उसकी डिमांड बढ़ रही है. ये जो चैलेंजेस आए हैं एग्रीकल्चर पर. हाई वॉल्यू क्रॉप्स. हाँ, हाई वॉल्यू क्रॉप्स से हमें क्या क्या फ़ायदा होता है ये देखते हैं हम. Indian farmers should diversify their cropping pattern from cereals to high value crops. वो जो cereals है तो सब कंट्रीज बनाते हैं, लेकिन हमें हाई वैल्यू क्रॉप्स बनानी चाहिए. This will increase incomes and reduce environmental degradation simultaneously because fruits, medicinal herbs, flowers, vegetables, biodiesel crops like jatropha and jojoba need much less irrigation than rice and sugarcane. हाँ, मतलब ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस लेसन का. जो हाई वैल्यू क्रॉप्स है वो हमें ग्रो करने चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स, राइस, शुगर केन, वेजिटेबल्स ये तो दूसरे कंट्रीज में ही मिलते हैं. हाँ, तो हमें हाई वैल्यू क्रॉप्स लाइक जत्रोफा एंड जोजोबा ग्रो करना चाहिए. इससे क्या होता है, हमारी इनकम इंक्रीज होती है, कंट्री की जीडीपी इंक्रीज होती है और डिग्रेडेशन भी कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. इंडियाज डाइवर्स क्लाइमेट कैन बी हार्नेस टू ग्रो वाइड रेंज ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स. हाई वैल्यू क्रॉप्स को ना बहुत अच्छा क्लाइमेट लगता है, लेकिन इंडिया ऐसा कंट्री है जहाँ पे लॉट ऑफ डाइवर्स है, इसलिए हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते. ये एक चैलेंज है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग योर्स हर्षल. मैं हूँ हर्षल कोरे और हमारा ये इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी सोशल साइंस ये ख़त्म हुआ है. बाय बाय, सी यू लेटर.